सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम ग्रीष्म ऋतुचर्या आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में हमारी चर्या, आचरण, आहार विहार, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आचार्यों ने उस पर पर्याप्त चिंतन किया है। उसी चिंतन पर हम विचार कर रहे हैं, उन्हीं का चिंतन है। मैं तो केवल एक अपने मुख का उपयोग कर रहा हूँ, आप तक आचार्यों का वो ज्ञान पहुँच जाए, उसको मैंने जिस रूप में समझा वो मैं आपके साथ आपस में साझा कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने ग्रीष्म ऋतु है क्या, इसका मूल सिद्धांत क्या है, इसमें क्यों रोग होते हैं, रोगों से कैसे बचा सकता है, इन मौलिक सिद्धांतों पर कुछ चिंतन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ग्रीष्म ऋतु है उसको ग्रीष्म ऋतु कहते क्यों, उसके लिए आचार्य कहते हैं ग्रीष्म क्या, ग्रसते रसान। पहले वाले में भी बताया था आददानः जगतः स्नेहम, वही बात है, तो यहाँ भी वही बात कही, ग्रसते रसान, जो रसों को ग्रसित करता है, अपना ग्रास बनाता है, वो काल, वो समय ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। किनके रसों को, मृग पक्षी मनुष्याणाम वनस्पतीनाम च। मृग का मतलब लोग हिरण समझते हैं, क्योंकि लोगों ने हिरण ही देखे होते हैं। मृग किसे कहते हैं, मृग धातु मृग मार्गणे, घूमने फिरना, खोजना। तो जो वन में खुले घूमते हैं, बंधन से मुक्त हैं, औरों को तो मनुष्यों ने बंधक बना लिया, जो खुले घूमते हैं और मृग मार्गण करते हैं, घूमते हैं, अपना भोजन ढूंढते हैं, अपना जल ढूंढते हैं, अपना आवास ढूंढते हैं, उसके लिए जो भ्रमण करते रहते हैं, जो बंधन मुक्त हैं, स्वेच्छा से घूमते हैं प्रकृति में, उन सबको मृग कहते हैं। इसका मूल ये है। लेकिन सामान्यतया लोगों ने सारे प्राणी देखे नहीं हैं। खेत में हिरण को देख लिया, किसी ने नीलगाय को देख लिया, नीलगाय भी कम होती हैं, हिरण बहुत ज़्यादा होते थे। हम बच्चे थे जब, हमने भी बहुत देखे, झुंड के झुंड होते थे, अब तो नहीं है, तो इसलिए उनको मृग कह दिया। तो मृग का मतलब वन्य प्राणी, कौन से, जो भ्रमण करते हैं। पक्षी, मनुष्य और वनस्पतियाँ, इनके रसों को जो ग्रसते, अपना ग्रास बनाता है। तो रस का मतलब वही बताया, तरलता, आप्य भाग, जलीय अंश, स्नेह भाग, सार, उसको ग्रीष्म कहते हैं। अब इस ग्रीष्म ऋतु का एक और नाम है निदाघ, निदाघ काल कहते हैं, निदाघ काले, ऐसा कवि लोग प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में भी शब्द का प्रयोग हुआ और साहित्य में, इसका दोनों में आता है। तो निदाघ क्या है, नितराम दह्यते रसादि धातु जातम अत्र। निदाघ किसका नाम है, नितराम दह्यते, नितराम बहुत मात्रा में, दह्यते सब कुछ जल उठता, निकला ही नहीं जाता। आप वाहन में जाओ तो वाहन गर्म हो जाता है। मुझे याद है कि बचपन में गांव में ऐसी स्थिति होती थी कि कपड़े जो लटके हुए हैं उनको आप पहनने लगो तो वो भी गर्म होते थे। और मुझे 74-75 की बात है, याद आती है, इतनी गर्मी होती थी कई बार तो
सारी रात लू चलती थी और प्रातःकाल जब भ्रमण के लिए बाहर जाते थे तो भी गर्म हवा चल रही होती थी। इतना रुक्ष क्षेत्र। तो हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी का क्षेत्र जो हरियाणा का दक्षिणी और पश्चिमी भाग है, उतना ही ज़्यादा रुक्ष। तो राजस्थान की क्या स्थिति होगी और मरुभूमि की क्या स्थिति होगी, जिसमें भारत का भाग भी आ गया और वर्तमान जो पाकिस्तान है भौगोलिक रूप से तो एक चीज़ ही है, वो मरुभूमि है, जैसे थार का मरुस्थल कहते हैं। कितना रुक्ष। तो बहुत गर्मी हो जाती है, सब कुछ जलने उठता है। तो इसको निदाघ क्यों कहा? इसका मतलब ये हजारों वर्षों से ये स्थिति है। नितराम दह्यते रसादि धातून अत्र। जिस समय ये काल रस आदि धातुओं को शरीर में ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 6 धातु हैं। तो इन धातुओं को जो जला डालता। अब हर धातु के ऊपर आकर चर्चा आएगी कि कैसे शरीर की इन धातुओं की रक्षा करनी है, उनको बढ़ाना है, कमज़ोर हो गई और हैं तो उनको क्षीण होने से कैसे बचाना है। इसलिए इस ऋतु में क्या कहा कि सब कुछ इनको वो अपना ग्रास बना लेता है, दह्यते, इनका जो है दहन करता है, ये कहा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं चरक के उसी पक्ष पे। क्या बताया था कि सार भाग को वो ग्रहण कर लेता, रुक्षता पैदा हो जाती है। सबसे तीक्ष्ण रस, सबसे रुक्ष रस, कटुक रस इस ऋतु में प्रधान होता है। तो क्या कहा, ये चर्चा की थी कि स्वादु अर्थात मधुर रस प्रधान, शीतल द्रव अर्थात जिसमें जलीय अंश ज़्यादा हो, स्निग्धम जिसमें चिकनाई विशेषकर घी, ऐसा अन्नपान, अन्न भोजन आदि, जैसे ठोस चीज़ें हम खाते हैं, रोटी आदि, खिचड़ी दलिया आदि। पानम का मतलब पेय पदार्थ, चाहे उसमें शरबत आ गया, चाहे उसमें कच्ची लस्सी आ गई और चाहे उसमें पक्की लस्सी आ गई। कच्ची पक्की लस्सियाँ क्या हैं, ये आगे के व्याख्यानों में सारी चीज़ें विस्तार से बताएंगे। तो वो सारी चीज़ें अन्नपान सदा हितकारी है। शीतम स शर्करम मंथम, हम सब पीते हैं, लेकिन आज का दुर्भाग्य क्या है कि बाजार की चीज़ें ली जा रही हैं, कंपनियां जो दे रही हैं वो ले रहे हैं। वो पीने में तो आपको, क्योंकि फ्रिज में रख दी, शीतल जगह रख दी, ठंडी लगती हैं, लेकिन वो लाभदायक नहीं है। तो पेय पदार्थों पे चर्चा आएंगे। इसमें लिखा है कि शीतम स शर्करम मंथम। मंथ किसे कहते हैं, जो चीज़ हम मथते हैं। जैसे मैंने बताया, लस्सी बनाते हैं, कच्ची लस्सी, पक्की लस्सी दोनों प्रकार की, या सत्तू आदि, शरबत आदि, उसको मंथ कहते हैं, जिसको हम ऐसे मिला करके तैयार करते हैं। वो कैसा होना चाहिए, स शर्करम, उसमें शर्करा, शर्करा जब शब्द आता है वो मधुर चीज़ के लिए आता है। खंड जिसे आप कहते हो उसे आयुर्वेद की भाषा में शर्करा कहते हैं। तो वो शर्करा से युक्त हो आपका घोल, वो पेय मंथ है जी। वैसे आयुर्वेद में मंथ और घोल ये अलग अलग शब्द हैं, उनमें अलग अलग है, जिसमें ये हो वो घोल, जिसमें ये हो वो मंथ, वो लस्सी के प्रकरण में आएंगे। लेकिन आप यहाँ केवल ये समझेंगे तरल पेय वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर मिर्च नहीं होनी चाहिए, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, उसमें कषाय रस की चीज़ें नहीं, तिक्त रस नहीं होना चाहिए। नमक क्यों कहा, लवण तो तरलता देता है, लेकिन लवण से एक चीज़ और होती है, वो पित्त पैदा करता है। तरलता भी पैदा करता है लेकिन पित्त पैदा करता है, और पित्त गर्मी का नाम है। तो नमक से बचें, इसलिए नमकीन चीज़ें खाने से आपने देखा होगा ना, बहुत प्यास लगती,
इसलिए क्यों, उसने पित्त पैदा किया और वो गर्मी पैदा हुई, इसलिए जल की आवश्यकता पड़ी शरीर को। तो शीतल होना चाहिए मंथ और जिसमें खांड मिली हुई हो, ऐसा पेय पदार्थ लेना है, ये बताया। अब क्या, घृतम पया साल्यन्नम भजन ग्रीष्म में न सीदती। ये तीनों पंक्ति, दो कुछ पंक्तियां मैंने छोड़ दी, वो आपके ग्रहण करने योग्य नहीं थी। चतुर्थांश एक श्लोक का चौथा भाग था, वो मांसाहारियों के लिए था। तो देखिए क्या कहा, ऐसा अन्न जब खाता है, ऐसा पेय जब लेता है मनुष्य, तो ग्रीष्म में न सीदती। इसका भजन, ऐसे पेय और खाद्य पदार्थों का जो सेवन करता है, वो ग्रीष्म ऋतु में न सीदती, वो दुखी नहीं होता। कौन? स्वादु स्निग्धम, जो पहले व्याख्यान में बताया, अभी चर्चा की, मधुर रस हो, शीतल हो, चिकना हो, तरल हो, ऐसा अन्नपान जिसमें खांड मिली हुई हो, ऐसा घोल जो शीतल हो। घृतम, और जो घी का सेवन करता है। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, जठराग्नि मंद हो जाएगी, लेकिन घी जो है वो खाना चाहिए, उसका विधान किया है। मुझे याद है रेवाड़ी के हमारे एक बड़े प्रोफेसर यहाँ राजकीय महाविद्यालय में हुआ करते थे, बहुत उत्तम कोटि का जीवन है। अब भी अपने जीवन को उन्होंने पूरे परोपकार में लगा रखा है, अपना पेंशन सब उसी में खर्च करते हैं, और दिन रात आज के जो बालक यानी लड़कपन और युवा, उनमें वो बहुत काम करते हैं। सामाजिक कुरीतियाँ दूर करना, उनको बताना समझाना, पूरा दिन उनका इन्हीं चीज़ों में जाता है। लाखों लाखों रुपए उन्होंने अब तक इस चीज़ पे खर्चे कर दिए। तो उनसे चर्चा हो जाती थी, तो वो कोई बहुत शास्त्रों के जाता नहीं है, वो तो मिलिट्री साइंस पढ़ाते थे, लेकिन जीवन बहुत शुद्ध सात्विक। तो उनकी बात मुझे याद आती है। उनकी बहुत बहनें थी, हैं जी, तो भारतीय परंपरा में है ही बहनों के यहाँ जाना, ये करना, उनका सुख दुख सब देखना, ये बड़ी थी। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार मैं वहाँ गया, रेवाड़ी क्षेत्र और हिसार की तरफ का क्षेत्र बहुत रुक्ष, उधर उनके संबंधी। तो अब मुझे उनकी बात ध्यान आती है कि आयुर्वेद के कहने के डॉक्टर साहब एक बार मैं ऐसे ऐसे गर्मियों का, ये बात मैं आपको 25 साल पुरानी बता रहा हूँ। पुरानी का मतलब घटित हुई नहीं है, सुनी थी, लगभग 25 साल पहले तो उनसे सुनी थी, लेकिन तब हल्का सा संस्कार बना। अब मैं जब आयुर्वेद को पढ़ा, मैंने जाना, मैंने कहा अरे कितनी बढ़िया बात उन्होंने बताई थी। उनको जान नहीं था। कहने के डॉक्टर साहब इतनी गर्मी थी, मुझे जाना पड़ गया, और पैदल यात्राएं होती थी, सड़कें नहीं होती थी। वो पुराने समय की बात बता रहे थे, सन 70-71 से भी पहले की। उससे पहले सड़कें न के बराबर थी हरियाणा में, पैदल चलते थे, रेत में चलते थे। तो गर्मी में मुझे जाना पड़ा। तो वही इतनी गर्मी में अभ्यास भी था कुछ लोगों का, लेकिन भय तो सबको लगता था कि लूएं तंग कर देंगी। दोपहर के समय जाना पड़ गया इतनी दूर अपने बहन के यहाँ। तो डॉक्टर साहब मैंने क्या किया, घी और खांड उसके लड्डू से बनाए और वो अपने खा लिए। और लोग तो पानी पी के जाते हैं ना, आपने देखा हो, कहीं बाहर जाओ पानी पी के जाओ, अच्छी बात है। शरीर में अतिरिक्त जल होगा तो वो आपकी रक्षा करेगा, लेकिन ज़्यादा पी लोगे, पाचन नहीं होगा तो वमन हो जाता है उससे, आपने देखा होगा इस ऋतु में। तो मैंने कहा कि लोग तो पानी पी के जाते हैं, प्रभु साहब कह रहे हैं कि मैं घी और खांडरी खा के गया, तो अनुभव से होगा। उनकी माता ने या परिवार में जो अनुभवी लोग, उन्होंने कुछ कहा होगा कि बेटे घी खांड ये खा लो और फिर जाओ। तो उनको भी जान नहीं होगा कि इसके पीछे सिद्धांत क्या है। अब मैं जब चरक को पढ़ता हूँ तो समझ में आती है, अरे हमारे पूर्वजों ने हमारे घरों में, और विशेषकर हमारी मातृशक्ति गृहिणियाँ, उनको अपने परिवार, अपना समाज, सब के स्वास्थ्य का दायित्व दे दिया था, और समाज सुखी था। अब समृद्धि तो बहुत है, लेकिन रोगी बहुत है समाज, बुरी स्थिति है। तो जिनका कार्य था वो तो सड़कों पर है, कोई 1000 में, कोई 2000 में, कोई 5000 में थैला कंधे पे डाला और बोले सर्विस कर रहे हैं, इसी को बड़ी चीज़ समझ रहे हैं।
जिनके अच्छे वेतन है वो बात अलग है, लेकिन भोजन का तो नहीं पता, जीवन का तो नहीं पता। अन्य उपकरणों के लिए हम भागते फिर रहे हैं। तो ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं है, उस समय ज्ञान था। तो उनकी बात मुझे याद आती है। वो कहते हैं जी मैं खा के गया और सिर के ऊपर गमछा बांधा, और जवान तो था ही, शरीर के अंदर खूब धातुएं भरी हुई थी, बहुत बढ़िया शरीर, अभी भी 80 से ऊपर हैं और दिन रात काम करते हैं, लगे रहते हैं। तो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे लू जो है उसका प्रभाव नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बुरा हाल था लूओं का ये। तो अब ये जो चरक की बात आई, चरक को बाद में पढ़ा तो मुझे उनकी बात ध्यान आती है। देखिए उनको क्यों लू नहीं सता सकी, क्यों उनको जो कटुक रस है वो रुक्षता है, रेतीली भूमि, रेतीले मार्ग पर, रेत में हम भी चले हुए हैं, पैर आगे रखते हैं तो पीछे फिसलता है, ऐसे रेतीली भूमि होती थी जिस क्षेत्र में मैं हूँ। हर जगह तो नहीं लेकिन बहुत जगह ऐसी होती थी। तो उसका वो बता रहे थे। तो वहाँ क्या कहा, घृतम पयः साल्यन्नम भजन ग्रीष्मे न सीदति। जो घी, पया मानी दूध, और शाली अन्न। शाली अन्न क्या होता है, शाली एक धान का नाम है। तो चावल क्या होता है, शीतल होता है। और कहाँ पैदा होता है, जहाँ जलीय अंश बहुत ज़्यादा होता है, जल बहुत चाहिए। जैसे बंगाल है उसमें चावल ही होता है ना, बिहार का जो क्षेत्र है हिमालय से नदियाँ आती हैं, पानी पानी है, तो वहाँ 2-2 फसलें चावल की होती हैं। बांग्लादेश है चावल ही है। भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं जहाँ बहुत वर्षा होती है वहाँ सब चावल ही खाते हैं। क्यों, प्रकृति वो पैदा करती है। तो शाली अन्नम, शाली अन्न का हर स्थान पर मैं देखता हूँ वर्णन आता है। तो उसको भजन, उसका जो सेवन करता है, ऐसा व्यक्ति न सीदती, वो कभी दुखी नहीं होता। अब देखिए जो घी वाली बात है और दूध वाली बात है, इसको आगे बढ़ाते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत क्या कहता है, घी लाभ नहीं देता। घी के अंदर जो रस है, जो गुण है, वो ग्रीष्म ऋतु का जो रस है, जो रुक्षता है, उसका शत्रु है, उसका विरोधी है, तब वो हमारा सहायक है। हम उस अपने वीर सैनिक को अपने साथ रखते हैं और वो हमारी रक्षा करता है। घी क्या है, हमारा बलवान सेनापति है, सहायक है। क्यों कि इस ऋतु में क्या होता है, सूर्य संसार के, तो हम भी संसार का भाग हैं, मृग पक्षी मनुष्याणाम वनस्पति नाम का, तो उनके स्नेह भाग को खींच लेता है, चिकनाई को, स्निग्धता को। तो घी में क्या है, तरलता है। घी में क्या है, तरलता है। घी क्या है, चिकनाई है उसमें, एक तो तरल है, द्रव है, और ऊपर से चिकनाई है, और घी मधुर है। अब यहां क्या कहा, सरसों का तेल नहीं कहा, वो स्निग्ध भी है, वो तरल भी है, लेकिन कटुक है, तो वो नहीं लेना, घी लेना है। घी क्या है, मधुर रस है, मिठास है उसमें। तो हमारे शरीर को इस ऋतु में क्या चाहिए, तरलता चाहिए, स्निग्धता चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगी, सबसे अधिक घी से मिलेगी। घी क्या है, तरल है, जलीय अंश की पूर्ति करता है। घी क्या है, स्निग्ध है, तो स्नेह भाग, चिकनाई जो है, वो सुखा डाली जो धातुएं, उनकी वो पूर्ति करता है। और मधुर रस है, मधुर रस क्या करता है, वो सारे शरीर को आप्यायित कर देता है। जैसे आप देखोगे तो केवल पानी पियो और एक आप खंड डाल के पानी पियो, कितना अंतर दोनों में। तो जो शरबत है उसमें क्या है, तरलता है, जलीय अंश है, उसमें मधुर रस है। लेकिन घी में स्निग्धता भी है। स्निग्धता, उससे क्या है, मांस, रक्त के बाद क्या होगा, मांस, मेद, अस्थि, ये सारी तो उसी से बनेंगी, उनकी पूर्ति करता है। तो इसलिए मुझे प्रोफेसर साहब की वो बात याद आती है। मैं कहा देखो उनके पूर्वजों को कितना ज्ञान था। ऐसे हमारे भी घरों में होंगी ये चीज़ें, उनकी बातें सुने। ये बूढ़ी दादी, इनको क्या पता है, ये मेरी सास है, इनको क्या पता है, ये तो 4 पास भी नहीं है, ये 10वीं है, मैं तो MBA हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ ना। आप जो जानते हैं वो आपका गुण है, अच्छी बात है, लेकिन
जो संसार का रहस्य इनको अपनी परंपरा से पीढ़ियों से मिला है वो तो आचार्यों का ज्ञान है, आप उनका भी लाभ लें। पूरा का पूरा ग्रहण न करें, वो पूर्ण ज्ञानी हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ आचार्यों के, ये तो वैज्ञानिक थे, शरीर विज्ञान के आचार्य थे। उनके सिद्धांतों पर जो बात, जैसे कहते ना सोनार कसौटी, ये कसौटी पे कस के देखिए, बस काम खत्म। जैसे मैं कस के देखता हूँ, कोई भी चीज़ कुछ हो तो मैं सिद्धांत देखता हूँ। कितने बताया ना, कितने महीनों से लोग, डॉक्टर साहब अंगूर हैं तो बहुत अच्छे हैं, ले लो। मैं कहा नहीं जी, मैं तो नहीं लूँगा। क्यों? मैं कहा जी ये ऋतु नहीं है इसकी, मैं सिद्धांत पे कस के देखता हूँ। तो मैंने कहा कि कल मैंने अंगूर खा लिए और मीठे थे, सब कुछ था, लेकिन कषाय रस था उनमें, और मेरा गले में खरखरास रही, रुक्षता पैदा क्यों नहीं? इसका मतलब अभी वो पूरे तैयार नहीं हुए, जबकि कल तो 30 मार्च थी, यानी रुक्षता काफ़ी आ गई। तो कहने का मेरा मतलब है आपने सिद्धांत को वहाँ कसना है। तो ये जो कहा घृतम, घी, इसलिए इस ऋतु में लेना है कि घी सबसे उत्तम आपके लिए। इसमें तीनों चीज़ें हैं। आप शरबत पिएंगे, मैंने बताया उसमें तीनों चीज़ें नहीं, स्नेह नहीं है उसमें, मधुर भी और तरलता भी, इसमें तीनों चीज़ें। ऐसे कहा पयः, दूध। अब दूध में भी देखो तीनों चीज़ें। दूध क्या है? दूध तो माता है घी की, और घी क्या है? उसका पुत्र और पुत्री है। तो दूध जो है उसमें द्रव है, उसमें क्या है? मधुरता है, और उसमें स्नेह भी है, तीनों हैं, वो लेंगे। अब मैं घी की एक और बात बता दूं। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जी घी क्या करता है, पचता नहीं जी हमें। अरे घी जो है वो पाचन शक्ति को बढ़ाता है। घी के गुण जब आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, घी क्या है? दीपन है, आपकी अग्नि को दीपित करता है, दीपित करता है। जैसे आप भोजन के बाद सौंफ लेते हैं, क्यों लेते हैं? सौंफ जो है दीपन और पाचन है, अग्नि को बढ़ाती है और जो खाया है उसको पचाती है। घी क्या है? पाचन नहीं है, दीपन है, जठरा अग्नि को दीपित करता है, उसकी शक्ति को बढ़ाता है। तो इसलिए इस ऋतु में क्या होगा? जठराग्नि मंद होगी। तो घी इसलिए आप न टालें, उसको उपेक्षा न करें कि ये तो चिकना है, कैसे हजम होगा। घी को परांठा बना के खाएंगे तो घी नहीं खा रहे, आप परांठा खा रहे हैं। सीधा घी डाल के खाइए, खाने का मतलब उसका तरीका अगले प्रसंगों में आएगा, तो ये डाल के खाना है। तो ये कहा पयः, दूध। अब दूध जो है गर्म नहीं पीना, ठीक है, नहीं तो गर्मी करेगा। मीठा डाल करके पिएंगे, शीतल पिएंगे तो लाभ देगा। ऐसा कहते हैं शाली अन्नम। ऐसा अन्न, कौन सा अन्न? शाली अन्न। इस ऋतु में चावल खाएं। मुझे याद है, मैं तो शुष्क इलाके का हूँ, हमारे यहाँ चावल होता भी नहीं था, लेकिन गर्मी में हमारे पिताजी चावल और जौ का दलिया, गेहूं का भी बनता था, लेकिन पिताजी का प्रयास रहता था कि भाई जौ का दलिया बन जाए, तो स्वादु कम होता है, गेहूं का ज़्यादा होता है, लेकिन वो कहते हैं शीतल होता है। तो ये अगले जौ के प्रसंग में बात आएगी। तो शाली अन्न की मैं कह रहा हूँ, जो है चावल क्या है? शीतल है। तो मैंने बताया ना, सारी रात लूएं चलती थी, तंगी होती थी, रात को उठ करके पानी पीना पड़ता था, 2-2, 3-3 बार, इतना रुक्ष। तो क्या कहते थे वो हमेशा, हमारी माता जी को यूँ कहते थे, भाई चावल बना दियो रात को लगभग हमारे यहाँ प्रयास ये होता था, पिताजी का वो बताते थे, उनको थोड़ा अध्ययन था परंपरा से, तो कहते थे कि रे एक तो आपको चूल्हे का ताप तंग नहीं करेगा, रोटी बनाएंगे तो माता को अग्नि के आगे बैठना पड़ता था चूल्हे में, तो उससे बचोगे। और दूसरा क्या होगा कि ये सुपाच्य हैं, दलिए और चावल, और भाई इनमें घी मीठा डाल दो, यानी खांड और घी डाल दो, तो उससे क्या होगा कि शीतलता देंगे, जल्दी पचेंगे, और उसमें स्नेह भी है और मधुर रस भी है, तो धातुएं भी
क्षीण नहीं होंगी, ये लू, ये गर्मी, तो साली अन्नम कहा, साली अन्न खाना है। तो एक अन्न होता है जिसे साठी कह देते हैं आजकल, शायद वही होता होगा। तो वो जो कहता है चावल इस ऋतु में खाना चाहिए। तो कहते हैं ऐसे अन्नपानम, कहते हैं ग्रीष्मे न सीदती, इस प्रकार के अन्नपान का जो सेवन करता है, ऐसा नर, ऐसा मनुष्य ग्रीष्मे न सीदती, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में वो कभी दुखी नहीं होगा। सीदती का मतलब क्या है? दुखी होने का मतलब क्या है? ग्रीष्म ऋतु उसको अपने वश में नहीं कर पाएगी, ग्रीष्म ऋतु के दुष्प्रभावों से वो बचा रहेगा, ये कहना चाहते हैं। अब सिद्धांत पक्ष अभी और आगे चलेगा, तो आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले व्याख्यान में इन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।